गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देंगे पिछले शो से प्रकाश काबा और अमित सेठ, ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान भी अपनी टॉप ट्रेड्स बताएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। कुछ ही देर में ये सब लाइंड अप है आपके लिए, लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और रिलायंस और TCS, ITC इन शेयर्स की मदद से मार्केट्स थोड़ा सा डे हाई पर और करीब करीब 19,700 पर इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी 44,225 पर 57 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स इस समय। शानदार रिकवरी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में, दोनों में डे लो से एक अच्छी रिकवरी और दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर। उसके अलावा NTPC, BPCL, हीरो मोटोकॉर्प, ONGC, TCS ये कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी पर इस समय टॉप गेनर्स में शामिल। टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड इस समय 1% नीचे। जहां तक बात है F&O काउंटर्स की, आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग मन्नापुरम 6% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी रैली और रैली बन रही है अब MCX में एक बार फिर से, हालांकि बैन में आया स्टॉक। और बायोकॉन यहाँ पर एक हल्की सी बाइंग इस समय आपको विजिबल है। 19,700 के आसपास निफ्टी इस समय। बीरू जी हाँ, और धीरे धीरे जिस स्पेस में मूव बन रहा है स्क्रीन पे वो क्लियरली विजिबल है। बायोकॉन, ल्यूपिन, अजंता फार्मा, सन फार्मा डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, और मैं आपको इस बात को एग्जैक्टली निफ्टी फार्मा के इंट्राडे बिहेवियर से स्पष्ट कर सकता हूँ। निफ्टी फार्मा एट 15,997 पिछले 5 दिन के हाईएस्ट क्लस्टर्स को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ एंड वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई 15,735। अब चलते हैं आज के पैनल के पास। हमारे स्क्रीन पे अमित सेठ, प्रकाश काबा पिछले कार्यक्रम से, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान और सचिदानंद उत्तेकर जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष, अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा लो ऑलरेडी बना दिया है। आई थिंक ये पर्टिकुलर लो थ्रू आउट द डे सस्टेन होना चाहिए। तो 19,630 के आसपास एक बेस है, रेजिस्टेंस कहीं जाकर 19,730-35 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में ऑस्किलेशन होना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रेंड रहेगा। इनफैक्ट 44,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जरूर है, बट काफी हेडविंड्स है 44,400, 44,500 के क्लस्टर में। तो आई थिंक इंडाइसेस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा रुझान साइडवेज कंसोलिडेटिव ही होना चाहिए। बट जिस तरीके से दूसरे सेक्टर्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम निफ्टी ऑटो का डेटा देखें तो वहां पर एक फ्रेश लाइफ हाई के आसपास का स्विंग बना है। एंड वहां पर मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प पे एक ऑलरेडी ट्रेड जो रनिंग है, मुझे लग रहा है उसी को रिआइटरेट करना चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है 6 दिन के कंसोलिडेशन बैंड से। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प में 3340 तक की अभी जगह बन चुकी है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 3195 के स्टॉप लॉस के साथ। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है 3200 के कॉल ऑप्शन द्वारा। एंड जो सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ जो मुझे नजर आ रही है वो है काफी सारे PSE स्टॉक्स एंड पावर स्टॉक्स। एंड वहां पर टाटा पावर का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो वहां पर एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ था, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से। एंड लगातार अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की एक चाल यहाँ पर सस्टेन हो रही है, मेंटेन हो रही है। आज के सत्र में भी कल के सेशन से आज का अगर हम डेटा देखें तो थोड़े से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के साइंस है। कल के डेटा में थोड़ा सा एग्जॉशन जरूर नजर आया था, बट जिस इंटेंसिटी से इसने प्रीवियस डे स्विंग हाई निकाला है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम और अग्रेसिव हो रहा है। 276 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशन हम रेकमेंड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 259 के आसपास लगाएं। ओके, चलिए अब श्रीकांत चौहान को भी जोड़ लेते हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक्स। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे लग रहा है कि मार्केट में जैसा भी आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है और कई सारे स्टॉक अपने ब्रेकआउट के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कुछ तेजी के मौके तलाशने चाहिए। हमें लगता है कि वोकार्ड फार्मा करंट लेवल से 295 294 के करीब लॉन्ग किया जा सकता है। काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ इसमें मोमेंटम बना हुआ है और मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 310 से लेकर 330 के लेवल्स दिखा सकता है।
करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 293 294 में, स्टॉप लॉस रखे एट 284, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 20 से 30 रुपए की गुंजाइश है अपसाइड में। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एनटीपीसी में तेजी बनी है, काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें बना है। 270 75 के फाइनल टारगेट्स नजर आते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 260 265 के लेवल्स भी ये रजिस्टर कर सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 247। ओके, ये दो ट्रेड्स श्रीकांत चौहान जी के हो गए। फ्रेश पर्सपेक्टिव वाले दोनों चारों ट्रेड्स हो चुके हैं। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या होगा जो आप पिक करेंगे इस वक्त? दो गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक और पहला स्टॉक रहेगा बजाज फिंसर्व। बहुत लो लेवल से शुरू हुआ, 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा करीब 1580 का। टारगेट इन द अपसाइड करीब 1625 टू 1630, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है मुझे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। टायर स्पेस ठीक नजर आता है, 2661 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा 2640। टारगेट इन द अपसाइड करीब 2700 के नजर आते हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। कृष्णा इंडस्ट्रीज। चलिए अमित जी, आपकी फ्रेश पिक्स इस समय की? जी अनुज जी, मेरी नजर एचसीएल टेक पे है। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, राउंडिंग पैटर्न से स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर आ रहा है। काफी अच्छा पैटर्न है इसमें। 1287 के लगभग इसका प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1270 एंड टारगेट्स ऑफ 1320। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक हम कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट देख रहे हैं। कल के सत्र में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, आज थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, बट मोमेंटम यहाँ पे इंटैक्ट है। 675 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 667 रुपीज का और टारगेट 690 टू 695 रहेंगे। अच्छा सचिन, गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे दो तीन स्टॉक्स पे बात करनी थी। एक तो एमसीएक्स की बात करते हैं, जहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई जो उस दिन आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और एक बायोकॉन। ये दो स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या होगा? अनुज जी, पहले बायोकॉन कवर करते हैं, बिकॉज मेरा भी ध्यान ये दो स्टॉक्स पे है, बायोकॉन एंड सन फार्मा। जिस तरीके से ये दोनों स्ट्रक्चर्स है काफी विपरीत रहे हैं। सन फार्मा का स्ट्रक्चर काफी अभी भी वेल मेंटेन्ड है, बट बायोकॉन में जिस तरीके से एक डिक्लाइन हुई थी उसके बाद जो प्राइस स्टेबिलिटी नजर आ रही थी, आई थिंक उसके बाद एक थोड़ा सा कन्विक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है। 230 के आसपास इतने एक अच्छा बेस यहाँ पर बना लिया है। एंड प्लस काफी समय के बाद इसके आरएसआई डेली पे एक 50 के ऊपर की चाल बनने की तैयारी है। तो कहीं जाकर ये सारे संकेत इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड स्ट्रेंथ है वो कहीं जाकर इंप्रूव हो चुकी है। एंड एक बेस यहाँ पर 230 के आसपास वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो मुझे लग रहा है बायोकॉन में एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। अगर डेटा देखें तो लगभग अराउंड 245 250 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 230 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स लेने में यहाँ से हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी बायोकॉन के काउंटर में। एंड एमसीएक्स हमने आई थिंक इसको मंडे के सेशन में आइडेंटिफाई किया था। एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3160 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड भी होना चाहिए। थोड़ा सा अपने एवरेजेस से दूर चला गया है काउंटर, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन होता है तो ओवरऑल ट्रेंड के लिए काफी हेल्दी होगा। बट कहीं पर भी एग्जॉस्शन के या डिस्टॉर्शन के साइंस अभी भी नहीं है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। थोड़े से अगर डिक्लाइंस होते हैं, कंसोलिडेशन होता है, तो मुझे लग रहा है 2800 2810 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं 3160 के फाइनल टारगेट के। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा निफ्टी लेकर आइए फिर से 19715 अब इस समय, और अच्छा मोमेंटम। सुबह मार्केट ने आपको एक डिप दिया और अब 19715 19732 का लेवल ध्यान रखें। अगर 19732 क्रॉस होना शुरू हुआ तो फिर एक और सेट ऑफ शॉर्ट कवरिंग होगी। वो जो कॉल हमने देखी थी 19750 की, जो 250 पे थी फिर 12 पे गई, अब वो 17 रुपये पर आ गई है इस समय। तो अच्छा मोमेंटम है इस समय, 18 रुपये पर इनफैक्ट इस समय वो कॉल आपको काम करते हुए दिखाई देगी। सचिन, कोई व्यू बन रहा है निफ्टी पर इस समय, कंसिडरिंग आज एक्सपायरी है? निफ्टी में तो अनुज जी मुझे लग रहा है 19,730 740 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। एंड कहीं जाकर वहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बार रिव्यू करनी है पोजीशन। बट ओवरऑल एक्सपायरी 19,650 700 के आसपास कंफर्टेबल नजर आ रही है।
थोड़ा सा मुझे लग रहा है हेडरूम लिमिटेड है यहाँ से, तो यहाँ पर हम फ्रेश इमीडिएट लॉन्ग पोजीशन रेकमेंड नहीं करें निफ्टी में। बट काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है जहां पर अच्छे ब्रेकआउट्स है। एक स्टॉक जो मेरे फिलहाल रेडार पे आया है वो HCL टेक का है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 1980 का जो बैरियर है इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है, एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होना चाहिए थ्रू आउट द डे। सो 1310 के इंट्राडे टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1285 पे लगाएं। ओके श्रीकांत, NTPC 253 अब ये ऑल टाइम हाई क्लस्टर है मेरे ख्याल से। अब ये अप्रैल 2008 के उस स्विंग हाई 245 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ। अभी जो आपने व्यू दिया इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड जोड़ना चाहेंगे या फिर कोई स्प्रेड जोड़ना चाहेंगे आप NTPC में? वीरेंद्र, जैसे इसमें ओवरऑल ट्रेंड बना है और जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कि डायरेक्शनल कॉल ही लेना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे हम लोग इन लेवल्स पे अगर देखा जाए तो अगर करंट एट द मनी के अगर कॉल ऑप्शंस लेते हैं तो वो भी फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद की इसमें तेजी बन रही है। तो अगर मैं करंट लेवल से अगर इसमें जो इसके 250 के जो कॉल ऑप्शंस है जो तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं अराउंड 6.5 के करीब, इसे अगर लॉन्ग करते हैं और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस 4 रुपए का रखते हैं, यानी कि 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस अगर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट 10 डेज ऑफ टाइम ये स्टॉक में हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। तो करंट लेवल से यस, डायरेक्शनल एक सिंगल कॉल ऑप्शन का लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये रही बात आपकी NTPC की, याद रखिएगा ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। और अनुज, मेरी स्क्रीन पे इस वक्त एक ही स्टॉक पर परसिस्ट कर रहा है, क्या है गेस करिए? DI पर रिलायंस या बजाज फाइनेंस? रिलायंस होगा। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। बिल्कुल गजब की शॉर्ट कवरिंग। अब जिसने आज किया वो तो थका ही थका मेरे ख्याल से, निकल गया अभी ऊपर। ये बड़ा शॉर्ट कवरिंग का कंटेंटर बन गया ना चाचा, है ना? बिरो, ये देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पैसा ऐसे ही बनता है स्टॉक मार्केट में। आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल डिसीजन लेने होते हैं। न्यूज़ आई, आपने एक बस व्यू ले लिया कि नेगेटिव न्यूज़ आई मैं बेच दूंगा, ऐसे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। और आज अगर आपने बजाज फाइनेंस में शॉर्ट सेलिंग की है तो प्लीज़ आज एक काम करिएगा, आज आप एक पेन पेपर लीजिएगा और उस पर लिखिएगा कि मैं बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को ख़राब न्यूज़ पर गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं करूँगा, और मैं किसी भी स्टॉक पर जिसमें ऑलरेडी पोजीशनिंग नेगेटिव हो चुकी हो उसको ख़राब न्यूज़ के बाद शॉर्ट नहीं करूँगा। ये पेपर पे लिखिए 10 बार, अगर आज आपने बजाज फाइनेंस में शॉर्ट किया और इसमें आप फंस गए हैं तो, ठीक है ना? अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी खुलते ही इतनी बड़ी रैली आ जाएगी। मेरा व्यू ये था कि शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है ना? मेरा व्यू ये था कि शॉर्ट नहीं करना है। लॉन्ग अगर आप करना चाहते हैं आपकी श्रद्धा है, या फिर अगर आप इसको एज इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक डिक्लाइन मिल रही है उसमें अगर आप एक बाय करना चाहते हैं, वो एक अप्रोच थी हमारी। मुझे ये नहीं पता था कि आज खुलते ही आपको ये लॉन्ग ट्रेड में रिवॉर्ड कर देगा। ये भी मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं इसका वो नहीं लेना चाहता, लेकिन व्यू बहुत क्लियर था कि शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप उनको एग्जिट देंगे जिन्होंने कल शॉर्ट किया और जो पिछले शायद एक हफ्ते से शॉर्ट करते आ रहे हैं लगातार। इस चीज़ का ध्यान रखें, और ये आज मेरे ख्याल से एक और सीख होगी फिर। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और अब अगर हम 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बात करें तो उसमें एक आपकी स्क्रीन पे आएगा, सुबह सुबह प्रकाश ने ट्रेड लिया था हीरो मोटोकॉर्प, अब वो डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 7% ऊपर। बट सचिन, एक बार जरा आप देखिए बजाज ऑटो को 55-65 इस पैटर्न पे ये चला है। मतलब अगर आप पिछले मेरे ख्याल से जून से देखें, जून सेकेंड वीक से अब तक ये हमेशा राउंडिंग बॉटम पे इसका जो ब्रेकआउट है वो सक्सेस रेशियो उसका ऑलमोस्ट 80% रहा है। अभी इस प्राइस पे 55-61 पे आपका व्यू? डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग बायस ही है। एक काफी स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर रहा है वीकली चार्ट्स पे। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल इंटैक्ट है। एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में ये स्टॉक काफी महीनों से परफॉर्म कर रहा है। तो अभी भी जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है काफी बड़े लेग्स अभी भी इसमें अनफोल्ड होने बाकी है।
इमीडिएट बेसिस में तो 5620 तक की विजिबिलिटी जरूर है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जब तक 5530 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रीच नहीं होता, आई थिंक तब तक यहाँ पर मोमेंटम बरकरार ही रहना चाहिए। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस और ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। इवेंचुअली मुझे लग रहा है 5700 5760 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। सो जरूर अपनी खरीदारी की पोजीशन यहाँ पर मेंटेन करनी चाहिए बजाज ऑटो में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह से करेंगे खास बातचीत। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह, जो बाजार के टेक्निकल्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ना सिर्फ टेक्निकल्स पर बल्कि मैक्रो फैक्टर्स पर भी गौतम की अच्छी नज़र रहती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक कॉन्सेप्ट है जिस पर काफ़ी फोकस रहता है उनका। तो जानते हैं आज उनसे कि कहाँ पर उनको मजबूती नज़र आ रही है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। और मुझे याद है पिछली बार जब आपकी मेरी बात हुई थी तो आप काफ़ी बुलिश थे मार्केट पर, और आप ये कह रहे थे कि हम, क्योंकि रीसेंट मूव देखकर कह रहे हैं कि मार्केट बहुत चल चुका है, इतना कुछ मार्केट चला नहीं है और अभी तो यहाँ से काफ़ी चलना है मार्केट को। अभी भी वो व्यू इंटैक्ट है आपका? गुड मॉर्निंग अनुज। वेल देखिए, बीच में हमारा व्यू काफी बेरिश हो गया था। इनफैक्ट जिस तरह की फॉल आई थी 20,200 से 18,800, वो लगा कि एक सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल मार्केट डिक्लाइन है, क्योंकि यूएस मार्केट्स को अगर आप देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो सब एक साथ गिरा था। उसके बाद जो ये पुल बैक आई है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पुल बैक चालू हुआ था तो लगा कि एक पुल बैक ही है और जिसमें ज्यादा तेजी होगी नहीं। पर जिस तरह की यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ आई है पिछले 4-5 दिनों में, उसके कारण इंडियन मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स में भी एक टोटल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो चुका है। इन्फ्लेशन की लोग बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिस्काउंट हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि 19,700 का जो लेवल है, ये प्रोबेबली द लास्ट हर्डल है, और अगर मार्केट इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर कर देता है, तब यही मानना पड़ेगा कि ये जो पुल बैक आई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है एंड ऑल इज वेल वंस अगेन। वैसे भी अगर आप देखें तो टॉप 100 स्टॉक्स में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ग्रेट मूवमेंट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं रहा है, स्टॉक्स ने उतना कुछ अच्छा किया नहीं है। ये पूरा अभी ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में है, अपॉर्चुनिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। जिस तरह की एसआईपी की जो इनफ्लोज है, जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जारी है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो हमने पिछले 2 डेकेड्स में नहीं देखा। सो फोकस आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रखिए, क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में रखिए, वहां पर अपॉर्चुनिटी जारी है और वहां पर तेजी यहां से भी बनेगा। बट क्योंकि हम अभी भी काफी हेडविंड्स के साथ अगले महीने में जा रहे हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो, इंडेक्स में मुझे इतनी बड़ी तेजी नहीं लगती है। तो 19,700 19,870 दोनों बड़े रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी भी जब तक 44,500 क्रॉस नहीं करता है, तब तक मुझे लगता नहीं है कि बैंक्स में भी कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। अगर आप इंडेक्स को देखें तो सारे जो हेवीवेट्स है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एलएनटी, सब थोड़े से थके हुए लग रहे हैं। तो इंडेक्स में मुझे यहां से कोई बड़ी तेजी नहीं लगती। ओके, इंडेक्स में यहाँ से बड़ी तेज़ी नहीं लगती, तो फिर स्टॉक्स में गौतम कहाँ पर आपको इस समय अच्छे मूव्स नज़र आ रहे हैं? देखिए, स्टॉक्स में एक तो फार्मा काफी अच्छा लगता है। आई थिंक ओवरऑल बेसिस में हमारा व्यू है कि इस मार्केट में थोड़ा सा डिफेंसिव में जाना चाहिए। फार्मा एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है। आपने देखा कि ग्लेनमा फार्मा में क्या हुआ, सन फार्मा अपने 52 वीक हाइस पे है, यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। वॉकहार्ट फार्मा अच्छा कर रहा है और छोटे फार्मा स्टॉक्स भी अच्छे कर रहे हैं। अजंता फार्मा हमने कल रेकमेंड किया हमारे सब्सक्राइबर्स को गोल्डीलॉक्स पे, वो हमें काफी अच्छा लगता है। एल्केम लैब्स हमारा फेवरेट रहा है। तो फार्मा और आईटी एक दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी यहां से बननी चाहिए। बाकी के जो हाई बीटा सेक्टर्स है, उसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। आप पीएसयू को देख लीजिए, हमारा तो फेवरेट रहा है 1-1.5 साल से। इतनी बड़ी तेजी आई है, आई थिंक 10 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो अब कवर अप हो रहा है, और क्योंकि वो अंडर ओन्ड थे तो इसमें इतनी अच्छी मूवमेंट है। कोल इंडिया को देख लीजिए, हमारा फेवरेट रहा है फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ, यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो ये 3 सेगमेंट हम अभी फोकस कर रहे हैं। बाकी के जो है बैंक्स हुआ, एफएमसीजी हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, ये सबको हम इग्नोर कर रहे हैं। Okay, Gautam, good morning. We're in this side. Gautam, power space पे आपका व्यू क्या है? Look at Tata Power, NTPC at all time high, अपने previous decade high को, मतलब I think 2008 की high को उसने क्रॉस कर दिया। प्राइवेट स्पेस में आप देखिए CSC, अभी मेरे स्क्रीन पे चार्ट खुला है, 9470 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। पावर स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगे?
पावर अच्छा लग रहा है एज अ स्पेस। देखिए गोल्डीलॉक्स में हम कुछ कस्टम इंडेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनएसई हमें वो सेक्टर के इंडेक्सेस नहीं देती, चाहे वो सीमेंट हो, पावर हो, ऑटो एंसिलरी हो, अनलॉक ट्रेड हो। तो हम ये गोल्डीलॉक्स में करते हैं, और हमने ये देखा है कि पावर इंडेक्स एक स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड में है। अभी रिसेंट जब करेक्शन भी आई तो पावर स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं, और जब बाजार चल रहा है तो पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है। जो अच्छे थे पहले वो तो चल ही रहे हैं, और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, जैसे आपने सीएसई कहा, उसमें अब मूवमेंट आ रही है। बट ओवरऑल आई थिंक एज अ सेक्टर आई एम स्टिल वेरी बुलिश। आई थिंक फंडामेंटली भी हम अच्छा सुन रहे हैं इसके बारे में। हमारा एनालिस्ट यही कह रहा है कि फंडामेंटली इसमें काफी हेडरूम है, और टेक्निकली तो सेक्टर और स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। एनटीपीसी तो हमारा फेवरेट है। मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी यहां से भी आपको 30 से 40% की रिटर्न देगी। तो अगर आपने नीचे लिया है आपके व्यूअर्स, तो इसको पकड़ के रखिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये और अच्छा रिटर्न देगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारा फेवरेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 100 रुपए की मूवमेंट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आनी चाहिए। सीएसई एक डार्क हॉर्स है, हो सकता है चल जाए, बट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और टाटा पावर तो एवरग्रीन स्टॉक है। आई थिंक कुछ सोचने की बात नहीं है। फंडामेंटल्स है, चार्ट्स है, अच्छे हैं। देखिए इस बाजार में सिर्फ एक ही चीज देखना है, रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दोनों साथ साथ है काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स के लिए, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी स्टॉक्स में नहीं है। ओके अच्छा गौतम, ये एग्जैक्टली कस्टम इंडाइसिस की बात आपने, जो आप लोग खुद फॉर्मेशन इनकी करते हैं, इसका जिक्र आपने लास्ट टू लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में केमिकल्स के पर्सपेक्टिव से भी किया था। अच्छा, केमिकल्स कोलैप्स हो रहे हैं, बट समहाउ वो जो हायर लेवल्स ट्रेजेक्ट्री है, मतलब वो मेंटेन्ड है। फॉर इंस्टेंस मैं अगर टाटा केमिकल का एग्जांपल लूँ, इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है 1211, और उस ट्रेजेक्ट्री का लो है करीब करीब 860। अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल उसी रेंज में है। ये इंडेक्स जो आप लोगों ने खुद क्रिएट किया है, क्या बता रहा है आपको इस वक्त? नहीं, केमिकल्स इंडेक्स का चार्ट काफी डिस्टर्ब हो चुका है, तो वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं। पहले क्या होता था कि केमिकल्स इंडेक्स निफ्टी के साथ साथ चलता था, या फिर निफ्टी को आउट परफॉर्म करता था। बट पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि जब भी इसमें तेजी आई है, इसमें सेलिंग प्रेशर रहा है, और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण, चाइना फैक्टर के कारण अर्निंग्स पे भी थोड़ी सी प्रेशर है, और उसके कारण चार्ट्स पे भी प्रेशर है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है अगले 2 से 3 सालों का। तो हम थोड़ा सा अभी केमिकल से दूर है। हमने इनफैक्ट एक भी रिकमेंडेशन नहीं दी है पिछले 1-1.5 महीनों में, और मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहिए। पर जो दो दूसरे स्पेसेस है जो हमें अच्छे लगते हैं, एक तो सीमेंट में जैसे अल्ट्राटेक को देख लीजिए, रैमको सीमेंट को देख लीजिए, गजब के चार्ट्स है, और यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। और एक और इंडेक्स है जो हम लोग ने अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया था, वो है डायग्नोस्टिक इंडेक्स। तो उसमें अगर आप फोर्टिस को देखें, एस्टर को देखें, लाल पाथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, लग रहा है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल रिवर्सल आई है, और ये सारे शेयरों में यहाँ से अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। और बाजार में कुछ भी होता है तो ये सब स्टॉक्स अपने बेस बना के निकल रहे हैं, तो और फंडामेंटल्स तो ये सब स्टॉक्स में अच्छे हैं ही, और विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी है। तो आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपके व्यूअर्स को फोकस करनी चाहिए। ओके अच्छा, एक बार जरा दिखाइए वो जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी प्रोटीन ई गवर्न, वो स्टॉक कहाँ लिस्ट हुआ और कहाँ पर अब पहुँच गया? फ्लैट लिस्टिंग के बाद वहाँ से इसने आपको 50% के गेंस दिए हैं। ये जरा एक बार स्टॉक लेकर आइए, आज का इसका मूव। और ये देखिए प्रोटीन ई गवर्न, ये 12% ऊपर आज है, और इसका एक हफ्ते का चार्ट अगर फायर हो सके तो फायर कर दीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की रैली रही। ये देखिए शानदार मूव यहाँ पर, और इशू प्राइस पर खुलने के बाद आपको ऑलमोस्ट 50% के गेंस दिए हैं इस स्टॉक ने। अच्छा गौतम, आपने बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एंजल, इनके सबके चार्ट्स देखे होंगे। ये स्पेस क्या कह रही है? देखिए दिस इज अ वेरी डायरेक्ट प्ले ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि अब हम सब समझते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज और जिस तरह की एसआईपी की जो डिसिप्लिन आई है इन्वेस्टर्स में, ये जो थीम है ये अभी चलेगा कुछ सालों तक। विजिबिलिटी है, उसके कारण एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें तेजी है। इनफैक्ट हमने तो 1-1.5 महीना पहले एमसीएक्स को आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें जितना बेसिंग होना था 2-2.5 साल का वो हो चुका है। हमने इनफैक्ट दिवाली आइडिया भी इसको रेकमेंड किया था, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि 40 से 50% की मूवमेंट आनी चाहिए। इस लेवल्स पे खरीदारी मत कीजिए, थोड़ी बहुत डिप आपको मिलेगी मार्केट वॉलिटिलिटी के कारण। उसमें अगर आपको 2500 से 2700 में मिले तो एमसीएक्स इज अ ग्रेट प्रॉक्सी ऑन द प्लेटफॉर्म बिजनेस। सेकेंडली सीडीएसएल, आई थिंक बीएससी तो काफी चल गया, तो इस लेवल्स पे तो हम खरीदारी रेकमेंड नहीं करेंगे।
बस CDSL मेरे हिसाब से एक 3 साल 5 साल की स्टोरी है, हर भाव में लेने वाली जैसी चीज है, और यहाँ से भी मुझे अच्छी तेजी लगती है। तो ये जो पूरा जो स्पेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का, MCX और CDSL हमारे टॉप पिक्स हैं। CDSL टॉप पिक्स हैं। केमिकल बास्केट में कोई स्टॉक ले रहे हैं क्या आप? सॉरी, आई डिडंट हियर। केमिकल्स में नहीं अनुज, केमिकल से हम दूर है। जैसे मैंने कहा, हमारी जो कस्टम इंडेक्स है केमिकल्स की, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कई स्टॉक्स तो अपने 52 वीक लो के आसपास है, और अभी थोड़ी बहुत तेजी आ रही है, बट कोई स्ट्रक्चरल ट्रेंड नहीं दिखता है। ओके अच्छा गौतम जी, क्योंकि आज जब आप आ रहे हैं हमसे बातचीत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि HCL ऑल टाइम हाई पे फिट ट्रेड कर रहा है, तो कहीं कहीं पर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है अप्लाई नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत मिड डे बाजार बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर लेता है। आपका ये डिफेंस कंपनीज पर, और सितंबर का वो जो एक सिंगल वो ट्यूसडे वाला मिड कैप कोलैप्स था, उसके बाद जो रेलवे स्टॉक्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खराब हो गया था, इनमें आपका कॉन्फिडेंस लौटा है क्या, रेलवेज में, डिफेंस में? और हाँ तो कौन से प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं आपके? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स होल्ड हैं, या फिर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे पैराबोलिक मूव्स आते हैं तो पता नहीं होता है कि कहां पर जाके रुकेंगे। बट कहीं ना कहीं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, इस लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, और मेरे हिसाब से ये अच्छे लेवल्स है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। बट इट इज नॉट रियली अबाउट डिफेंस एंड रेलवे, इट इज रियली अबाउट द एंटायर PSU बास्केट, क्योंकि PSU एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर ओन्ड था, अंडर वैल्यूड था, इतने अच्छे डिविडेंड यील्ड से सारे स्टॉक्स में, और जिस तरह की कलेक्टिव मूव आई है, आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल है, ये अगले 2-3 साल चलेगा। तो PSU एक बड़ा थीम है, उसको अगर आप निफ्टी से डिवाइड करें और उसकी चार्ट को देखें, तो वो एक 52 वीक हाई पे है, और यहाँ से और आउट परफॉर्मेंस है। तो जिसमें बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है उसको अवॉइड कीजिए। बाकी के जो स्टॉक्स है, जैसे ONGC हुआ या फिर NTPC हुआ, कोल इंडिया हुआ, ये सब स्टॉक्स में अभी ज्यादा तेजी है, वहां ज्यादा फोकस कीजिए। ओके चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया, स्टॉक्स पर भी आपने बातचीत करी। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बात करने के लिए। निफ्टी एट 19,710 एट डे हाई। बैंक निफ्टी भी पुल बैक की पूरी कोशिश करता हुआ, बट अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो इट्स निफ्टी फार्मा जो अच्छा कर रहा है, तो दवा अपना पूरा कमाल दिखाते हुए, और 15,595 पे निफ्टी फार्मा एट डे हाई। पावर में स्ट्रिंग सॉन्ग, और आज B2 भी अपना कमाल पुरजोर तरीके से दिखाते हुए कमज़ोर खुलने के बाद डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। चलते हैं नीरज जी के पास, इस तेज़ी को, इस मजबूती को हस्तांतरित कर देते हैं नीरज जी के हाथों में। नीरज जी, ओवर टू यू। आज के मैच पर व्यू? आज के मैच पर आज के मैच पर मेरा अभी कोई व्यू नहीं बना। कल नीरज जी ने कहा था इस टाइम, मैं तो अब कल नीरज जी संडे के लिए का बोल खूब रहा हूँ, ताबड़तोड़ बैटिंग हो गई। संडे को भी ऐसे ही होगा। आज तो चाहे जो जीते, जो भी जीत के आएगा उससे खेलेंगे। अभी तो आज ये पता चलेगा कि हमसे हारेगा कौन। अब बस मैंने सुबह कहा था कि हमसे किसको हारना ये आप लोग डिसाइड कर लो। हारना है उसको। तो अनुज, क्या लेवल ध्यान में रखना है आज? आज थोड़ा सा सुस्त सुबह लोअर लेवल डिफेंड कर लिया हमने, अब हायर लेवल है 19,734 735 के आसपास। नीरज जी, अगर वो निकल गया तो फिर सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन आज ध्यान रखिए एक्सपायरी है, तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेकिन मिड कैप में अच्छी पाएंगे। मेरे ख्याल से रेंज है, सुबह का लो 19,627 का वो डिफेंड हुआ, हायर लेवल पर 19,735 के आसपास, इस रेंज में ही रहना चाहिए। अगर निकल गए, इस रेंज से बाहर निकल गए, तो फिर 19,800 तक भी जा सकता है। ओके अच्छा, इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है। जो इलेक्शन की हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, तो आपको पता होगा 3 जो हिंदी बेल्ट वाले स्टेट, इन्हीं को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो पहले एक था कि अरे वन साइडेड है, एंटी इनकम्बेंसी है, फिर नहीं अभी कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। हर दिन इतना ज़्यादा परिस्थितियाँ बदल रही हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इवन 3-0 भी हो सकता है, आइदर वे का। तो अब उसको मार्केट की डिस्काउंटिंग हो रही है। अब मुझे लगता है कि बहुत बड़े सरप्राइज आपको दिखेंगे तीनों में। जो पॉपुलर बिलीफ था वो उलट जाएगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। मे भी मार्केट उसको डिस्काउंट लेके चल रहा है अभी, हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर ये धीरे धीरे बिल्टअप होती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 30 नवंबर से पहले हम न्यू हाई देख लें। बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। हालांकि 30 की डेट वैसे लेकर रहा हूँ क्योंकि उस दिन शाम को एग्जिट पोल होगा, तो